नमस्कार। ये आकाशवाणी ईटानगर है। मैं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, कुलपति अरुणोदय विश्वविद्यालय नाहरलगन, एक विशेष कार्यक्रम अंतरिम बजट 2024 पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। विषय विशेषज्ञ हैं मेरे साथ प्रोफेसर S.K. शर्मा, एडवाइजर रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ईटानगर। सर, आपका स्वागत है आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र में। मैं आपसे बजट के बारे में जानना चाहूँगा कि यह बजट अंतरिम बजट पेश किया गया है। पहले लोग कह रहे थे कि बारिश होगी तो चुनावी बजट होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंतरिम बजट पेश किया गया। ये अंतरिम बजट क्या है? नमस्कार। ये अंतरिम बजट ऐसी स्थिति में होता है कि जब गवर्नमेंट के पास जो है पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से बजट बनाने का समय नहीं होता, क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। अभी गवर्नमेंट जो है 2 महीने बाद इलेक्शन में जाने वाली है, तो नॉर्मली ये सोचा जाता है कि सरकार बजट से समाज के बहुत से तबकों को मोबिलाइज कर सकती है, उनमें रेवड़ियाँ बांट सकती है, उनको बहुत से छूट दे सकती है, जिससे कि वोटर्स का मत जो है बदल सकता है और वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को वोट ऑन अकाउंट करना पड़ता है। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी काम, कोई भी पैसा एक्सचेकर से नहीं निकल सकता, ट्रेजरी से नहीं निकल सकता जब तक कि उसको पार्लियामेंट की मंजूरी ना हो। तो ये 4 महीने के लिए जो गवर्नमेंट के नेसेसरी खर्चे हैं उनके बंदोबस्त के लिए ये अंतरिम बजट आया है। अंतरिम बजट का मतलब होता है कि ये फाइनल जनरल बजट नहीं है। अच्छा, ये 4 महीने के लिए है? हाँ जी। अगला बजट इसका मतलब जुलाई में ये जुलाई में एक फुल फ्लेजेड बजट आएगा, जहां सरकार आएगी तो हाँ, नई सरकार क्या होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी पॉलिसीज कैसे डिटरमिन होंगी, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि फाइनल बजट क्या बनेगा। फिर भी इस पर वित्त मंत्री जी का कहना है हाँ जी, कि यह रोजगार पैदा होगा और अन्नदाता के लिए है। नहीं, एक्चुअली जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने कहा है कि ये जात पात जो है समाज को बांट रही है, तो इसलिए जात पात की मत बात कीजिए और केवल राष्ट्र में और समाज में 4 तरह की जाति हैं। सबको पुअर, जो गरीब लोग हैं, उनको उठाना है। वो एक जात है, वो किस जात का है उससे मतलब नहीं है। उसमें ये है कि जो गरीब है उसको उठाना चाहा, और ये देश का और सरकार का ये कर्तव्य है कि पुअर कोई ना रहे, सबको उनकी मिनिमम जरूरत पूरी हो। इसलिए वो एक क्लास है, वो एक कास्ट है। उसमें जो उच्च जाति हो, निम्न जाति हो, पिछड़े वर्ग हो, वो अल्पसंख्यक हो, सब गरीबी से जूझ रहे हैं। इसलिए नहीं, इसलिए वो गरीब जो है एक जात है, उसके लिए प्रोविजन किया जाए, किसी जात के लिए नहीं। वो गरीब एक जात है जो सब जात में है, इसलिए उनका कहना है कि गरीब के लिए इंतजाम होना चाहिए। कि हमारे रिजिम में किसानों की आत्महत्या रुकी है। हाँ, ये भी एक कारण है। तो दूसरी उन्होंने कहा कि हमारी समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है वो खराब है, तो दूसरी जात जो है स्त्री है, उसके अपलिफ्टमेंट की बात होनी चाहिए, उसका जो है जीवन स्तर सुधरे, वो सभी समाज में है, इसलिए दूसरी जात स्त्रियां हैं। तीसरी जात उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ युवा हैं जिनके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके स्किल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए एंटरप्राइज क्रिएट करने का जो बंदोबस्त होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तीसरी जात युवा है। और चौथी जात उन्होंने कहा कि जो इस देश को पाल रहे हैं वो अन्नदाता हैं। तो देश में 4 ही कास्ट हैं उन्होंने कहा। एक तो पुअरों की कास्ट है, एक स्त्रियों की कास्ट है, एक जो है युवाओं की कास्ट है, और एक अन्नदाताओं की कास्ट है। और इस बजट का फोकस यही है कि इन पर ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छा आपने बताया। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं एवं किसानों पर ज्यादा जोर दिया गया है। यस, इस बजट में किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर और अन्नदाताओं पर। इसमें एक स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर भी अधिक व्यय किया जा रहा है। इस बजट में ये चीजें आई हैं। फिर उसमें एक टर्म यूज किया गया है, लखपति दीदी। हाँ जी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुपों को एम्पावर करने के लिए जो है अभी तक कितना है, 1 करोड़ वुमेन्स को 3 करोड़ देने का टारगेट है। हाँ, 2 करोड़ और इसमें इंक्लूड करके उनको
जो है लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये सजेशन है। और इस बजट से कहा जा रहा है कि उद्योगों को अधिक से अधिक उम्मीद है। हाँ जी, इसीलिए शेयर मार्केट भी देखा है आपने कि उस दिन बताया कि बढ़त के साथ बाजार खुला। नहीं, उस दिन तो फ्लैट था मार्केट, स्टॉक मार्केट, लेकिन उसके बाद आज बढ़ा है। फिर वो तो ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, लेकिन गुड साइन है ये। हाँ, नहीं, साइन तो अच्छा है, कुछ डाउनफॉल नहीं हुआ है, मेंटेन कर रहा है। और वो तो जो जुलाई के बाद जब जनरल बजट आएगा जिसमें पॉलिसी स्टेटमेंट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम शेयर मार्केट को देखेंगे। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बजट में राज्यवार कोई लोकेशन नहीं है? नहीं, वो जो कुछ भी होगा वो बाद में ही। नहीं, जो कुछ भी मेंटेन करने के लिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए वो है। पॉलिसी मैटर पर कुछ नहीं बोला गया है। अच्छा, वोकल फॉर लोकल, हाँ जी, पर जोर दिया गया है। हाँ जी, स्वराज, वही जो लखपति दीदी और जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वही है। हाँ, वोकल फॉर लोकल के लिए नाम पर। चलिए, नहीं, उनका कहना ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट था मोदी जी का पहले, उसी में लोकल फॉर वोकल, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक स्पेशल चीज है जिसको कि प्रमोट करके लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और उससे इकोनॉमी को स्ट्रांग किया जा सकता है। वही है लोकल फॉर वोकल, क्या कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश से कीवी और संतरा की व्यापार इस साल बहुत अच्छा हुआ है। जो पहले बाजार में यहाँ सड़ता था, दिया जाता था, अभी वो सीधे। हाँ, नहीं, ये तो विजिबल है। पहले टाइम में आप समझते थे कि फार्मर जो है वहां से लेके ईटानगर, नाहरलगुन में बेचते रहते थे। आपने भी देखा होगा। अब कहीं नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। क्यों? कि उसके लिए सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, मार्केटिंग सिस्टम और चैनल्स बन गए हैं, सप्लाई को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। तो इसलिए वो जो है फार्मर्स को उसका एडवांटेज मिल रहा है। वहीं जहाँ पर वो खेती हो रही वहीं पर जाते हैं, बाहर से लोग जाते हैं, व्यापारी लोग जाते हैं और पूरा बागान खरीद लेते हैं। हाँ, वो अदरक की खेती का वही हाल, इलायची गोल मिर्च का वही हाल, फिर ये कीवी का भी वही हाल और संतरा का भी वही हाल। ये जो मेजर क्रॉप्स थे हमारे यहाँ अरुणाचल के, हॉर्टिकल्चर के, वह इस तरह से। इसी तरह का इन्होंने दूध और मछली पर और दूध पर भी विशेष फोकस है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक है पर्टिकुलरली ईस्ट ये जो रीजन है इंडिया का, बंगाल, बिहार, आसाम और नॉर्थ ईस्ट, इसमें तो फिश जो है मेजर जो है फूड आइटम है। अगर उसका कल्टीवेशन होगा तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ के सप्लाई को मीट करने के लिए बाहर से मछली मंगाई जाती है। तो अगर मत्स्य पालन के ऊपर जोर होगा तो लोकल एरिया में रोजगार भी होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी होगी और गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। अच्छा, ये ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हाँ जी, सोलर जो पैनल लगा, सूर्योदय योजना। हाँ, तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो 365 दिन होते हैं उसमें से मोटा मोटी 300 दिन जो है सन पूरा रहता है, क्योंकि हम ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन में है इंडिया। तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ ऊर्जा की बहुत कमी है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री भी सफर करती है और डोमेस्टिक कंज्यूमर भी सफर करता है। अगर हम पैनल्स लगा दें सोलर के तो उससे ये होगा कि घर की जरूरत जो है आदमी को फ्री में मिल जाएगी। और उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपको सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है, उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा भी कंपनसेट करेगी और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोलर पैनल से एनर्जी दी जाए और सरप्लस पैदा होगा तो वो ग्रिड में ट्रांसफर कर दिया जाए और उससे इनकम भी, रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी सरकार ने कहा कि हम 78 लाख जो लोगों को, वेंडर्स को हमने मदद किया है। हाँ, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी है। देखिए, छोटा रोजगार के लिए बहुत जरूरी है कि वेंडर्स को मदद किया जाए। हम जो घर घर आकर सामान दे रहे हैं तो उनकी सर्विसेज वैल्यूएबल हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लाया है जिसमें उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि उनको जो है वित्तीय समस्याओं का सामना ना करना पड़ा और उनका बिजनेस बढ़े। तो उससे जो है इंडस्ट्री की भी डिमांड बढ़ेगी,
लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को जो उनकी आवश्यकता की चीजें हैं उनके घर के बाहर मिल जाएंगी। ये योजना भी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट अभी चाहती है कि महिलाओं की उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी हुई भी है। हाँ। और उसको बढ़ाने के लिए भी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए, एक औरत के पढ़ने का मतलब है पूरा घर पढ़ गया, परिवार को पढ़ जाना है ना। तो उनको जब तक, इसीलिए उन्होंने कहा ना कि 3 ही जात हैं देश में। हाँ हाँ, गरीबों लोगों की एक जात है, वुमेन की एक जात है। तो वुमेन का एम्पावरमेंट होने का मतलब है कि पूरे समाज का एम्पावरमेंट होगा। हाँ, इसीलिए सरकार का कहना है कि आम आदमी का जो आय है उसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ जी, ये 14 से लेके अब तक मोदी गवर्नमेंट के अंडर में उनका जो एस्टिमेट है कि 50% इनकम में इंक्रीज हुआ है। उसमें 28% जो महिलाएं हैं वो उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। 28%। हाँ। उसका उदाहरण दिया गया कि जिस देश ने औरतों को उद्यमी बनाया, शिक्षित बनाया, वह देश आगे बढ़ा है। यस। उदाहरण में चाइना को लिया गया। हाँ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है ये बात। हाँ, देखिए, आदमी के कंपैरिजन में वुमेन्स जो हैं फाइनेंस में ज़्यादा अच्छी हैं, और पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, आदमी में 10 अवगुण होंगे, वो उसमें खर्च करेगा। औरत जो है, जो भी पैसा उसको दोगे वो सही तरीके से अपने परिवार को पालने में लगाएगी। तो वो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप समाज के पूरे सिस्टम को जो है एम्पावर कर रहे हैं। सबके लिए मकान। हाँ जी। इस पर क्या विचार है आपका? सबके लिए मकान। देखिए, 3 करोड़ मकान दिए जा चुके हैं और 2 करोड़ का आगे एस्टिमेट किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि घर एक बुनियादी आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और उसके बाद मकान आता है। रोटी कपड़े के लिए तो पिछले कोविड के टाइम से सभी गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। अब उनकी समस्या रह गई है रहने की। तो एक अच्छा घर होना और एक पक्का छत होना ये बहुत ज़रूरी है, और ये गवर्नमेंट की योजना अच्छी है। इसका लाभ जो है समाज के सबसे निचले तबके को मिला है। और अच्छा, ये युवाओं को कौशल विकास योजना से जोड़ने की बातचीत बार बार हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें थोड़ा बताइए कि कौशल विकास योजना से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिए, हमारे यहाँ एजुकेशन तो बढ़ रहा है। हाँ। लेकिन वो जनरल एजुकेशन है। लेकिन वो काम धंधा कैसे करेगा? आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिपोर्ट्स हैं इंडस्ट्री की, कि हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट होते हैं उनमें से 10 से 12 और मैक्सिमम 14% को ही इतनी योग्यता है कि वो किसी इंडस्ट्री में रोजगार पा सकें। रोजगार के तो फिक्की का रिपोर्ट था 3%। हाँ, तो वो 3% तो वो हैं जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं चारों तरफ से। वो 12% में वो बता रहा हूँ जिनको लेके आप कहते हैं कि थोड़ा बहुत सिखा के इनसे हम काम करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें स्किल होना चाहिए। आज आप देखेंगे कि एक जो है प्लम्बर मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा। तो प्लम्बर के लिए इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, उसको स्किल सिखाना है कि क्या क्या टेक्निक है, कौन से टूल्स हैं, क्या कैसे उसको मैनेज करना है, उसको स्किल सिखा दीजिए। तो 6 महीने 10 महीने में एक कॉम्पिटेंट होके कमाने लायक हो जाएगा, वो अपने घर को चलाने लायक हो जाएगा। यही नहीं, ये सर्वे में आया कि BA पास लड़का है, उसको मोबाइल बनाने नहीं आता, साइकिल बनाने नहीं आता, कार बनाना, स्कूटर बनाना नहीं आता, लेकिन यूज करता है। हाँ, यूज वही करता है, लेकिन बनाने नहीं आता। जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। उसमें कोई खराबी हो जाए उसको रिपेयर करना नहीं आता। हाँ। तो इसी के लिए स्किल सिखाया जाएगा। घर में छोटी छोटी जरूरतें हैं, हाँ, उसको भी पूरा करने के लिए हम दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, सैनिटरी के लोग चाहिए, प्लम्बर चाहिए। इसलिए दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो लोग हैं उनको एक हेल्पर बहुत जरूरी है। हाँ, ओल्ड एज के लोगों के लिए हेल्पर की जरूरत है। तो उनका वो स्किल क्रिएट होना चाहिए उनमें। हाँ, क्योंकि उसके बिना उनका परिवार चल ही नहीं पाएगा। और उनके पास पैसा तो है, हाँ, लेकिन समय नहीं है। समय नहीं है, आदमी नहीं है। तो समय और आदमी को लेने के लिए इस तरह नर्सेज चाहिए। हाँ, बहुत डिमांड है नर्सेज की, बहुत डिमांड है। इसलिए कि नर्सों को ये टेक्निकल है, इसमें स्किल की जरूरत है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये सब अपना परिवार, अपना घर, अपना मकान,
ये वृद्धि करने, इसी से तभी विकास होगा। यस। उसको अंडरलाइन किया उन्होंने हाँ कि जब आपके घर में सौर ऊर्जा होगा, सब आपके घर में लेबर नौकर चाकर होंगे, हाँ तो आपका विकास होगा। उसके आपके ऊपर आपके कुछ परिवार हैं, उनका आगे कह लीजिए लेबर है, वह लग रहा है तो उसका यूज होगा। हाँ। उनका समय यूज होगा और बाकी को नौकरी मिलेगी। 3 आर्थिक रेल गलियारा बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। मल्टी मोड हाँ। ट्रांसपोर्टेशन वो बनेगा। हाँ, उसमें है रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज एंड ये पोर्ट्स। इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो होगा वो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, आज देखिए कंट्री में ऐसा भी प्रोडक्शन हो रहा है जिसका हमको जरूरत कम है, लेकिन यूरोप में ज़्यादा है। हाँ। लेकिन उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बड़े पुअर हैं, तो उसकी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ने से हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते। इसलिए ये सोचा है। और रेलवेज के लिए तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो है 40,000 बोगियाँ जो हैं उसमें कन्वर्ट की जाएंगी। मेट्रो नहीं, ये वंदे भारत की बोगियों को रिप्लेसमेंट होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 40,000 बोगियाँ। तो इससे जो है कि कम टाइम में आप ज़्यादा दूरी तय कर सकेंगे, तो आप ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकेंगे। अच्छा, इसी को गति शक्ति कहा गया? गति शक्ति का ओवरऑल बैनर है। अच्छा। उसकी एजेस में ये सारे प्रोग्राम आएंगे। गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। हाँ, ये उसी के अंदर ये सब कार्यक्रम आएगा। इसमें तो दो राय नहीं है, सबको स्वीकार्य है कि सड़क और रेल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन, हाँ, वो विजिबल है, वो विजुअल है। हाँ, वो कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन सरकार ने पिछले 10 साल में जो रोड रेलवे में क्रांति की है वो अपरेंट है और देख के लगता है कि ये हुआ है। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। हाँ। यही कारण है कि 517 हवाई मार्ग अभी विमानन कंपनियों को मिला है। हाँ। 517 हवाई मार्ग अभी हमारे मेरे ख्याल एयरपोर्ट की संख्या पिछले 10 सालों में डबल से ज्यादा हुई है। हाँ, नए हवाई अड्डे बने हैं, मेट्रो रेल, हाँ। इसमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन है। अभी तो छोटे छोटे शहरों को दिया जा रहा है। हाँ, प्लान हो रहा है, छोटे शहरों को प्लान हो रहा है। अच्छा, इससे एक और बात होगी, जो पोल्यूशन की समस्या है वो भी और कंजर्शन की समस्या है रोड में, वो भी कम होगा। भाई, आपको अगर मेट्रो मिल रही है तो आप अपनी कार लेकर क्यों जाएंगे ज्यादा का कॉस्ट इनकर करके दे करके। यही कारण है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार जो है फोकस है, सब्सिडी दे रही है। हाँ। आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां लीजिए और उसमें पॉल्यूशन को बचाइए। तो उससे भी देखिए, उससे रोजगार का सृजन और होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो इनके रिचार्ज करने की जो है नए स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और कितनी मैन पावर की जरूरत होगी। तो ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। अच्छा, एफडीआई बढ़ा है। हाँ जी, 2014 से लेकर 2023 तक में एफडीआई बहुत बढ़ा है। हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एस्टिमेट है कि 7.2 की रेट से जीडीपी बढ़ेगी। यूरोप में सेचुरेशन है, समझे? तो कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल तो खाली नहीं बैठेगी ना। तो इंडिया के अंदर मार्केट है, पॉपुलेशन है, लेबर है, रॉ मटेरियल्स हैं, तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जो है कैपेसिटी रखता है। लेकिन हमारे पास पूंजी कम है, इसलिए जो है फॉरेन के लोग यहाँ आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे वो अपनी पूंजी पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। और इंडिया को फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, सप्लाई क्रिएट होगी, तो इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा, ग्रोथ होगा। हाँ, इसीलिए सुधार के लिए सरकार जो है 75,000 करोड़ का प्राविधान रखी है कि ये पैसा रहेगा तो सुधार होगा। और इसको एक और चीज़ इन्होंने बहुत बढ़िया किया है कि राज्यों को ब्याज मुक्त धन देना जारी किया। हाँ, उनका अपना जो है, क्योंकि उनके पास अपना फंड नहीं है, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, और उससे उसका जो है डेवलपमेंट का काम रुक रहा है, हैम्पर हो रहा है। तो राज्यों को भी गवर्नमेंट देने के लिए बात कर रही है इसमें। जैसे केंद्र सरकार बाहर से लेती है, हाँ, तो इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रही है कि आप जो जरूरत की सड़कें, हाँ, अपना प्लान दीजिए। अगर वो वायबल है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी स्टेट को,
ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हाँ। अगर यही जारी रहा तो आने वाले समय में राज्यों की भी जो स्थिति है ये स्थिति बहुत इम्प्रूव सुधर- होगी। बहुत सुधर जाएगा। अब एक बात आ रही है कि अभी कर देना आसान हो गया, जो हाँ, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से। हाँ, ये सिंपल कर दिया और हाँ। सिंपल कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, टैक्स देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको टैक्स देने में के बाद उसकी कंप्लायंसेस करने की तकलीफ होगी तो कौन चाहेगा? तो अवॉइड करेगा। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए हैं विद द हेल्प ऑफ जो है डिजिटलाइजेशन। इससे क्या हुआ है कि जो रिटर्नों का डिस्पोजल है वो काफ़ी एक्सपीडाइट हो गया है। पहले रिफंड मिलने में 2-3 साल लगते थे, बहुत परस्यू करना पड़ता था, उतना रिफंड नहीं मिलता था जितना उसमें खर्चा हो जाता था। आजकल ये ऑटोमेटिक सिस्टम में है, किसी को ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से टैक्स पेयर की संख्या 2.5 टाइम बढ़ी हुई है। हाँ, बढ़ी समझे ना? और रेट ऑफ कलेक्शन भी बढ़ा है। बड़ा है, टैक्स बढ़ा टैक्स है। सब देना चाहते हैं, कोई चोरी करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं, पकड़ा जाना है। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव झमेला होता है इसको काफी हद तक इस गवर्नमेंट ने रिमूव किया है, सिंपल कर दिया। सिंपल कर दिया जो है। भरना चाहता है, जो जरूरत की चीजें हैं उसको भरिए। अब जो रिटर्न ही है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन रिटर्न भरने में कोई ऑर्डिनरी आदमी जो थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज जानता है, वो भर ऑनलाइन का धंधा जानता है, काम करना जानता है, वो कर सकता है। बहुत अच्छा। इस पर अभी सरकार बार बार एक चीज पर जोर दे रही है कि जीएसटी के लाभ को स्वीकारा गया है। हाँ। जीएसटी के जो लाभ हैं, हाँ। वो वंडरफुल लाभ हैं। हाँ। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जीएसटी लाने से जो है स्टेट को भी फायदा हुआ है। हाँ, उनको भी टैक्स मिल रहा है। नहीं, वो तो उसका शेयर जैसे ही सेंट्रल को जाता है तो उसी टाइम आपको स्टेट को भी देना है। तो जीएसटी में करने से ये हुआ वन टैक्स वन नेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी हो गई है। अब आपको बिजनेस करने में भी स्मूथ हो गया है। बहुत बढ़िया। बल्कि इस बजट में तो टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ जीएसटी में नहीं भी। हुआ, क्योंकि वो तो पॉलिसी मैटर है। वो policy वो उसका तो अलग नई है। गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आएगी वो वो करेगी। policy इसमें decision। इनकम टैक्स में भी नहीं हुआ है। अच्छा, जो इनकम टैक्स वाले हैं, 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं, इसको थोड़ा हमारे श्रोताओं को समझाने का प्रयास कीजिए कि 7 लाख जो पाने वाले लोग हैं उनको कोई टैक्स है। इसका मतलब उनको रिटर्न भी दाखिल नहीं करना है? नहीं, रिटर्न तो आप तो 5 लाख से ऊपर है तो रिटर्न तो दाखिल करना है, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी उनके ऊपर। अच्छा, 7 लाख पाने हाँ, वाले। 7 लाख से ऊपर पाने वाले को टैक्स देना पड़ेगा। वो किस हिसाब से देना पड़ेगा? वो तो रेट है, नया सिस्टम है, नए से 2 रिजीम है। अच्छा। एक ओल्ड रिजीम है अच्छा। और एक नया रिजीम है। ओल्ड रिजीम में ये था कि आप सेविंग जो करते हैं 1.5 लाख तक आपको उसका छूट मिल जाता था। नए सिस्टम में वो सब खत्म कर दिया है, कोई छूट नहीं मिलेगी और जो भी आपकी इनकम है वो टैक्स स्लैब्स के हिसाब से। तो जिनकी हायर लेवल ऑफ इनकम है उनको नया टैक्स ब्रैकेट, नया टैक्स रिजीम अच्छा है उनके लिए। और जिनकी कम इनकम है, 7 लाख 8 लाख 9 लाख है, तो वो 1.5 लाख की रिबेट अवेल करके वो 7 लाख से टैक्स फ्री हो जाएंगे। ये कहने का है गवर्नमेंट का। हाँ, बहुत बढ़िया। जो 7 लाख तक या 8 लाख तक है उसको 1.5 लाख तो मिल जाएगा सेविंग की रिबेट। हाँ। तो वो कम हो गया। 3 लाख फ्री है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से सब लगा के जिसकी 7 लाख तक की इनकम होती है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसको केवल एक कंप्लायंस करनी है कि उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गई है तो उसको रिटर्न फाइल करनी है। तो वो नील की रिटर्न फाइल कर देगा और रिटर्न फाइल करके छोड़ देगा। बस 7 लाख से ऊपर होगा जितना आएगा वो। देखिए, लोग इनकम करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो उससे देश का एक नुकसान होता है। वो ये है कि जब आप इनकम को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे और रिटर्न नहीं भरेंगे तो हमारी जीडीपी दुनिया की कंट्रीज के मुकाबले में कम हो जाती है। उसका जो इनडायरेक्टली ये लगता है कि हमारी जीडीपी कम है। इनकम टैक्स देने वालों का जब इनकम टैक्स आप जमा करते हैं तो उसमें आपकी इनकम जाती है, वो कंट्री की जनरेटेड इनकम में ग्रोथ दिखाई देती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अंदर की बात है कि जो आपको जो टैक्स नहीं दे रहे हैं तो भी रिटर्न फाइल कीजिए। हाँ जी, उससे देश को फायदा होता है। देश को फायदा होता है। वो दूसरे देश को वो इंटरनेशनल फोरम पर जो फाइनेंशियल फोरम है वहाँ दिखाने से हमको जो है वर्ल्ड बैंक से, मॉनेटरी फंड से भी मिलता है कि इनकम जनरेट हो रही है,
कंट्री में कैपेसिटी है वापस करने की, तो वहाँ हमको फायदा होता है इनडायरेक्टली। बहुत अच्छी बात। एक और बात इस बजट में है, रिसर्च इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट। हाँ, इसमें इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज को दिया जाएगा, क्योंकि जब तक इनोवेशन नहीं होगा हम एक ही चीज को देखते देखते, एक ही खाना को खाते खाते बोर हो जाते हैं। अगर उसी में इनोवेशन कर दिया जाए तो लोगों का चार्म बना रहता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिनका अभी तक यूज नहीं हो रहा है। इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे तो शायद हम ज़्यादा आज से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट ने रखा है। बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि रिसर्च जो इनोवेशन है। मैं तो अभी जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो मैं कहीं लेक्चर देने के लिए जाता हूँ तो फैकल्टी को यही पूछता हूँ कि आप कितने प्रोजेक्ट अप्लाई किए। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा है शर्मा जी कि वो कल्चर ही डेवलप नहीं हो रहा है, उसमें लोग आ ही नहीं रहे। और इस रिसर्च में मेरे ख्याल गवर्नमेंट ये भी करेगी कि उसके लिए इंडस्ट्री को, जब आप कह रहे हैं ना, जो मैंने जितना समझा है और सुना है, तो इंडस्ट्री को वहाँ ये नहीं है कि आप एमएससी नहीं होंगे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। वो एक प्रैक्टिकल रिसर्च होगी, वो अलग है। हाँ, उसको भी फंड करेंगे तो वो जो है मार्केट को बूस्ट देगी। एक है थ्योरेटिकल रिसर्च और एक है प्रैक्टिकल जॉब की रिसर्च। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए 15% वृद्धि हुई है इकोनॉमी में। हाँ, ये सरकार का कहना है। हाँ। कि हमारे इकोनॉमी में 15% का इंक्रीज है, इंक्रीमेंट हुआ है ये इकोनॉमी, देश के इकोनॉमी में। और यह सब बेरोजगारी को किसी न किसी तरह से टैकल करने के लिए ये एक योजना भी है कि बेरोजगारी को, देखिए देश जितना इनोवेट होगा उतना ही रोजगार सृजन होगा। देखिए, जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आप देखिए आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डिजिटलाइजेशन में और ये कम्युनिकेशंस में हैं लगे हुए। तो ये एक नया इनोवेशन है। इसलिए बहुत अच्छा बताया आपने कि यह पूरा बजट महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को और अन्नदाताओं को डेडिकेटेड है। और उसमें यह हमारे देश में इस तरह की प्रगति हो रही है। हम इस पर पूरे बजट के लिए फिर से उपस्थित होंगे। हमारे बीच आज प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी थे, जो एडवाइज़र हैं रूसा में, डायरेक्टरेट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में, और मैं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, कुलपति अरुणोदय विश्वविद्यालय नाहरलगन। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, डिस्कशन के साथ मैं स्टूडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।